हेलो दोस्तों, क्या कनाडा आना चाहिए कि वीडियो के पार्ट 2 में आप सबको वेलकम। पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, कुछ कुछ बातें की थी मैंने रिगार्डिंग, थोड़ा कंपैरिजन किया था कि पाकिस्तान में लेबर की लाइफ और यहाँ कनाडा में लेबर की लाइफ का कंपैरिजन किया। फिर माहौल पे बात की, फिर लोगों के बिहेवियर पे बात की, एयर क्वालिटी पे, पोल्यूशन पे बात की। आज कुछ और चीज़ों पे थोड़ा सी बात करते हैं जो कि मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट हैं और लोग कंसिडर करते हैं डिसीजन लेने से पहले, पूछते भी हैं स्पेसिफिकली कि इस चीज़ का बताओ, इस चीज़ का बताओ। तो वो चंद चीज़ें अभी इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है पार्ट 1 से, लेकिन थोड़ी इसकी एक्सटेंशन है कि भाई पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर आप एक कंट्री का, कनाडा का आप नेशनल इनकम निकाल लें कि ये इसका नेशनल इनकम है, ये कंट्री इतना इनकम जनरेट करता है साल में, उसको डिवाइड करें उसकी पॉपुलेशन से, तो उससे निकलता है कि एक बंदा कितना कमा रहा है साल में, पर कैपिटा इनकम निकलता है। अब उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन ही कम है कनाडा की तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा ही आएगी। हाँ ठीक है, ये एक इम्पैक्ट है, लेकिन आप साथ में दूसरी चीज़ों को देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, ठीक है, परचेजिंग पावर देखें लोगों की, और ये देखें कितना वो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर देखें कंट्री का और लोगों का। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि चलो पॉपुलेशन कम है लेकिन परचेजिंग पावर लोगों में ज़्यादा है। ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि जी 5,000 टोटल इनकम है एक जगह की जिसमें सिर्फ 2 बंदे रहते हैं, तो एक बंदे की इनकम पर कैपिटा इनकम 2,500 हो गई, और वही और दूसरी जगह पे जो है ना इनकम पर जो है ना 10,000 है टोटल, लेकिन बंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं, 10 बंदे हैं तो पर कैपिटा इनकम 1,000 हो गई। लेकिन आप परचेजिंग पावर भी देखेंगे, टोटल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर भी देखेंगे कि कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं यहाँ पे। फिर बाकी दूसरी चीज़ आती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, तो उन डिटेल में नहीं जाते, बस पर कैपिटा इनकम देखते हैं। मैंने आपको समझाया कि क्या चीज़ होती है पर कैपिटा इनकम, कि भाई टोटल इनकम ले लें कंट्री का, नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कंट्री, पॉपुलेशन से डिवाइड कर लें उसको, पर कैपिटा इनकम आएगा। तो कनाडा का ऑफ कोर्स पाकिस्तान से या इंडिया से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। उसके बाद लिटरेसी रेट, अच्छा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि आप अगर आए यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रगल करेंगे तो आप एक एवरेज इनकम, जो एवरेज इनकम अर्न करता है बंदा यहाँ पर, उस एवरेज इनकम पे आप आ जाओगे, विच इज़ अ लॉट बेटर दैन एवरेज इनकम इन पाकिस्तान और इंडिया। बहुत बेहतर है पाकिस्तान और इंडिया के एवरेज इनकम से यहाँ का एवरेज इनकम, यानी कि आप अगर कुछ भी नहीं करते तो आप बिलो एवरेज चल रहे होंगे, कुछ नहीं करते आप होमलेस की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब वहाँ से वेलफेयर के पैसे पकड़ते हैं, वहाँ से बच्चों के पैसे पकड़ते हैं, कोई काम नहीं करते, तो फिर आप जो है ना लो लाइफ में आएंगे, बिलो एवरेज में आएंगे, मतलब लो लाइफ कहलाती है इधर। थोड़ी बहुत स्ट्रगल, यानी छोटी मोटी भी जॉब आपने कर रहे हैं, आप अपने बिल पे कर रहे हैं सारे, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, पानी का बिल पे कर दिया आपने, जहाँ पे लेते हैं, कहीं पे पानी का बिल लेते हैं, कहीं पे नहीं लेते हैं पानी का बिल, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरह का आपका रेंट एग्रीमेंट है। तो अगर आप बिल्स पे कर रहे हैं अपने सारे, यानी कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप टाइम पे कर रहे हैं, आप बिजली का बिल टाइम पे भर रहे हैं, आप घर का रेंट टाइम पे भर रहे हैं, गाड़ी आपने ली है तो उसकी लीज या फाइनेंस इंस्टॉलमेंट आप टाइम पे भर रहे हैं, इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके पैसे आप टाइम पे भर रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप एक एवरेज सैलरी में आ गए, आप अफोर्ड कर सक रहे हैं ना, ये सब पे कर सक रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप एक एवरेज इनकम अर्न कर रहे हैं, और एवरेज इनकम इज़ अ लॉट बेटर देन व्हाट्स बीइंग अर्न इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पर कैपिटा पे थोड़ी सी और डिटेल में चलने बात हो गई। उसके बाद लिटरेसी रेट, अब लिटरेसी रेट देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा है लिटरेसी रेट, एजुकेशन फ्री है, आप बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बल्कि बुक्स तो ख़रीदनी नहीं है। मैं हमारे बच्चों को भी मतलब दूसरा साल ख़त्म होने को आया है,
तो हमने बुक्स नहीं खरीदे, हमने बुक्स खरीदी हैं लेकिन वो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं कि भाई थोड़ा बच्चों को और पढ़ा लें, ताकि थोड़ा कैचअप कर लें बच्चे, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो 3rd ग्रेड में यहाँ पे ज्वाइन किया, तो फिर वो सब जो है थोड़ा एग्जिस्टिंग बच्चों को ताकि पकड़ सके। और वैसे ही पाकिस्तानी और इंडियन बच्चे और माँ बाप जो है ना, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, माँ बाप बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को, एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं वैसे भी। तो वो थोड़ा बहुत हमें भी है कि हम बच्चों को कहते हैं कि जी ये पढ़ें, ताकि आप वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक बच्चे ऑलरेडी यहाँ के पहुँचे हुए हैं। तो वो किताबें हमने खरीदी हैं। किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चीज़ खरीदनी है तो आप बैग खरीद लेते हैं, लंच बॉक्स खरीद लेते हैं, और एक आप खरीद लेते हैं वाटर बॉटल, पानी की बोतल। अब वो भी बच्चों के पैसे मिलते हैं, मतलब उसी में से ही आप खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते अब स्कूल को बोले हम नहीं खरीद सकते, स्कूल आपको दे देगा, वो अरेंज करके देगा। जब हम आए थे, बच्चों का जब स्कूल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने हमें, वहाँ की प्रिंसिपल ने फ़ोन किया, कॉल किया हमें कि जी हमारा एक रिवाज है कि जो नए लोग आते हैं, न्यू कमर्स जो आते हैं हमारे स्कूल को, जो ज्वाइन करते हैं, और जो न्यू कमर्स हैं कनाडा में, उनके लिए हम छोटा सा गिफ्ट हम उनको अरेंज करते हैं, वो गिफ्ट हम उनको देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है भाई, गिफ्ट बच्चों के लिए। मेरा बेटा भी छोटा, बेटी भी छोटी। बेटी मेरी उस वक्त थी 7 साल की, बेटा मेरा था 5 साल का, मतलब 6 साल का होने वाला था, बेटी मेरी 8 साल की होने वाली थी। तो हमने कहा बुक्स होंगे, बेटी के लिए बुक्स होंगे, किताबें होंगी कुछ, और बेटे के लिए जो पेंसिल बॉक्स या कलर वाले होंगे। जिस तरह से गिफ्ट्स पाकिस्तान में हमें मिलते थे और हमने दिए भी हैं बच्चों को, तो यही गिफ्ट का कॉन्सेप्ट था हमारा। अच्छा जी, हमने भाई को बोला, अब वो स्कूल हमारे घर के सामने वाला अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बच्चों को स्कूल बस पिक करती थी और दूसरे सिटी लेकर जाती थी, यानी कि वो 20 मिनट्स की ड्राइव थी वहाँ से, हमारे घर से, हमारे सिटी से। तो दूसरी सिटी बस बच्चों को लेकर जाती थी, वहाँ से फिर वापस यहाँ पे लाती थी हमारे सिटी में, क्योंकि ये वाला स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हमें दूसरी सिटी जाना था वो गिफ्ट लेने के लिए। अब भाई को बोला कि जी गाड़ी चाहिए आपकी वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ती है। टैक्सी महंगी पड़ती है, आपके पास गाड़ी है कोई टेंशन नहीं है, टैक्सी का फेयर बहुत ज़्यादा होता है इधर। चले भाई को हमने राज़ी किया और चले गए। मैं कहीं बिज़ी था, मेरी कोई जॉब वॉब थी, और मेरी वाइफ फ्री थी, मेरा भाई फ्री था, तो ये दोनों चले गए। बच्चे स्कूल में, अच्छा उन्होंने बोला बच्चों को नहीं बताना कि हमने आपको गिफ्ट दिए हैं, बच्चे जब घर आएंगे तो देखेंगे, उनके लिए सरप्राइज़ है ये। अच्छा जी, अब ये गाड़ी लेके पहुंच गए उधर, गिफ्ट लेके घर आ गए। अच्छा, अब मैं जब आया हूँ घर तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी में तो है सामान, गिफ्ट रखा है। मैंने बोला गिफ्ट रखा मतलब एक थैली होगी, एक पैकेट होगा छोटा सा। उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी भर के गिफ्ट दिए हैं, मतलब सिर्फ जो ड्राइविंग सीट पे है, जो ड्राइवर सीट है उस पे बंदा बैठ सकता है बस। बराबर वाली सीट हमने आगे को फोल्ड की हुई थी, पीछे वाली सीट हम पीछे को फोल्ड की हुई थी। तो पूरी ये हमने पिकअप बना दिया। ये गाड़ी नहीं थी, डिफरेंट गाड़ी थी, वो निसान रोग थी, थोड़ी सी छोटी है इससे, लेकिन इतना ही स्पेस था। तो वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। अब उसके अंदर बर्फ में स्लाइडिंग वाली चीज़ें, स्लेड, टर्की, और उसके मसाले पकाने वकाने के चले, वो हमने नहीं खाई, टर्की हलाल नहीं थी, हमने जो है ना पड़ोसियों को दे दी, ज़ाया नहीं हुई वो। और बच्चों के खिलौने, टॉयज़, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस थे टॉयज़ के, कोई 5-6 टॉयज़ अरीज के लिए, 5-6 टॉयज़ खिज़र के लिए, और बुक्स और कलरिंग मटेरियल। उसके बाद जो है वो क्रिसमस की गिफ्ट्स अलग, फिर वो जो क्रिसमस के जो स्टॉकिंग्स होते हैं, स्टॉकिंग्स, और जितना भी क्रिसमस का जो थीम होता है उस थीम में फिर गिफ्ट रैपर्स के, आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट छुपाएं, इनको रैप करें, और क्रिसमस वाले दिन जो है वो देखेंगे। यानी कि मैं अगर एस्टिमेशन लगाऊं, वो टोटल जो गिफ्ट हमारे पास था मेरे ख्याल से $500 के गिफ्ट्स होंगे। अच्छा, उसके अंदर $50 के 2 गिफ्ट कार्ड्स भी थे, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे, कॉफ़ी शॉप और विनर्स कपड़ों की दुकानों पे आप खर्च कर सकते हैं। तो ये सब स्कूल की तरफ से था, गिफ्ट फ्री, इतना कुछ।
तो लिटरेसी पे पता नहीं मैं यहाँ पर आ गया, तो वापस लिटरेसी पे चलते हैं। तो स्कूल फ्री हैं, स्कूल की क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी, साथ में जो लोग हैं, जो मतलब के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा केयरिंग। आपको नहीं पता कोई चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको गाइड करेंगे। और आपके बच्चों को प्रिंसिपल जो है वो नामों से जानती है, ये भी पता है कहाँ रहते हैं। मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार आप जो हैं किसी स्कूल में, आपको लगेगा कि आप अपने किसी मोहल्ले में या फ्लैट में घूम रहे हैं जहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं, बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं और आपको गाइड करते हैं, हर चीज़ का बताते हैं। तो माहौल तो बहुत ज़बरदस्त, फिर लिटरेसी रेट अच्छा। अब आप अगर वहाँ उस कंट्री में रहें, या आप चलें कंट्री नहीं, प्रोविंस ही ले लें अपने इंडिया में, पाकिस्तान में प्रोविंस ले लें कि एक प्रोविंस का लिटरेसी रेट अच्छा है, एक प्रोविंस का लिटरेसी रेट बुरा है। प्रोविंस के बाद आप सिटी ले लें कि इस सिटी में लिटरेसी रेट अच्छा है, उसमें बुरा है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर सुन रही हो तो, फ़र्क ये पड़ता है कि एक मशहूर बिजनेसमैन ने कहा कि तुम अपने दोस्त बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। सिंपल बॉटम लाइन, तुम बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं तुम्हें फ्यूचर बताऊंगा तुम्हारा क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बिल्कुल ही बेकार है। अपने बच्चों को फिर भी अच्छे स्कूलों में दाखिला करवा के एक अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। बच्चों को स्कूल में वो माहौल मिलता है, घर में वो माहौल नहीं मिलता। बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना पड़ता है बच्चों को भाई। बच्चों को आप घर में कैद नहीं कर सकते, बाहर बच्चे निकलेंगे, बच्चे पार्क जाएंगे, बच्चे जो है वो टॉफ़ियाँ आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए जाएंगे। तो जहाँ पे लिटरेसी कम है वहाँ पे थोड़ी तो बदतमीज़ी भी होती है। बच्चे दूसरे बच्चे गालम गलौज दे रहे होते हैं, एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो ये सुनते हैं बच्चे, सीखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक अच्छी गैदरिंग में आप रहते हैं तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा माइंड सेट आपका बनता है, आपकी लाइफ में गोल आता है। बच्चों की, बच्चे भी, बिलीव मी, बच्चे भी अगर अच्छी गैदरिंग में रहेंगे शुरू से, अब ये कड़वा सच है लेकिन अब कहना पड़ रहा है मुझे कि जैसे बच्चे जो है, दूसरे बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, कोई नर्स है, और भी प्रोफेशन है, कोई मैकेनिक है यहाँ पे, अच्छा मैकेनिक है, पढ़ा लिखा मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अब जो उनके बच्चे हैं उनको पता होता है कि मैंने बड़े होकर क्या बनना है। मैं बड़े होकर नर्स बनूंगा, मैं डेंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। और यहाँ पे और भी फील्ड्स हैं जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में कंसिडर नहीं की जाती, कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं एक अच्छा एक्टर बनूंगा, मैं थिएटर वगैरह में काम करूंगा, एक्टिंग सीखूंगा, डायरेक्टिंग सीखूंगा, या वॉइस आर्टिस्ट बनूंगा। बहुत सारे फील्ड हैं यहाँ पे। तो इतनी सारी फील्ड हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा अपने माँ को कहता है अब मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ, या मैं पेंटिंग करूँगा मैं, या बड़े होके पेंटर बनूंगा मैं, या बड़े होके मैं जो है ना पोइट बनूंगा, तो मतलब वो बोलते हैं भाई तुम जो है ना इतना खर्चा तुम पर कर रहे हैं, तुम पहली बात तो ये है कि तुम पास हो जाओ, दूसरी बात ये है कि तुम डॉक्टर बनो, बस डॉक्टर का सोचो, इंजीनियर का सोचो, लॉयर का सोचो, बस और कुछ नहीं सोचो। तुम्हें ये चीज़ें बननी है, तुम्हारी ज़िंदगी में यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, यही बनो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्यों वो चीज़ नहीं है? क्योंकि आप देखते हो अपने आसपास कि एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, अच्छे पेंटर्स भी हैं, अच्छे मीन्स कि एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं भाई, उनका प्रोफेशन है, वो उनका बिजनेस है। हेयर ड्रेसर्स हैं यहाँ पे, हम वहाँ पे बोलेंगे अच्छा नाई बनना है, उधर जो है ना हेयर ड्रेसर्स हैं, इधर वही नाई हेयर ड्रेसर भाई एक ही चीज़ है यार, बार्बर। अब यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं, मतलब कि आपने बालों के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कर ली और आप एक टॉप के बार्बर हो गए। यहाँ पे अगर बाल कटवाने किसी को जाना है, अभी मुझे नहीं पता, हम लोग तो अभी कोविड के दौरान रह रहे हैं, 2 साल हो गए, तो अगर किसी को बाल कटवाने जाना है तो वो या तो कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करेगा या फिर वेबसाइट पे जाके उस बार्बर का, उस नाई का अपॉइंटमेंट लेगा। वो नाई उसको अपॉइंटमेंट देगा और उसको विंडो देगा 10 मिनट का, कि 10 मिनट पहले बाद आ जाओ,
तो मैं लूँगा 10 मिनट लेट, कैंसिल, दोबारा अपॉइंटमेंट लो। अच्छा लेट हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपको लेट फ़ी भी चार्ज करेगा। अच्छा अब लेट फ़ी का ये है, हम कहते हैं लेट फ़ी कैसे चार्ज करेगा, मैं तो पहली बार इधर जा रहा हूँ। जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो अपना ईमेल एड्रेस देते हो, फ़ोन नंबर देते हो, घर का एड्रेस भी देते हो, तो आपके घर पे लेटर आ जाता है भाई कि ये आपने अपॉइंटमेंट मिस किया था, ये आपका बिल है, आपको पे करना है। तो वो आपको पे करना होता है क्योंकि आपके घर पे वो लेटर आ गया। तो नाई का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो मतलब प्रोफेशन, तो आप अच्छी गैदरिंग में रहते हो, बच्चों को पता है हमारे माँ बाप जो हैं ये प्रोफेशन कर रहे हैं, और उनके दोस्तों के माँ बाप का भी पता होता है कि इसका बाप ये करता है, इसकी माँ ये करती है। तो उनको एक बचपन से ही गोल नज़र आ रहा होता है, एक माइंडसेट बन रहा होता है कि उन्होंने क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है। तो वो उसी हिसाब से अपना माइंडसेट रखते हैं, उसी हिसाब से अपनी स्टडीज़ करते हैं, उसी स्किल पे, उसी हुनर पे काम करना बचपन से स्टार्ट कर देते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट कि जी ये काम करना है हमने। तो अब उस माहौल में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों तक क्यों सोच रहे हैं, आप उनके बच्चों का भी सोच लें कि जी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कम है, आपकी अच्छी जॉब थी, आपका अच्छा बिजनेस है, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया कराया, और जो है आपके बच्चे आगे निकल गए। लेकिन अब क्या हुआ, उनके बच्चे, अब उनके बच्चे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कहाँ पे पहुँचे। मतलब एक ये साइकिल है पाकिस्तान में, इंडिया में चलता भी है ये कि अमीर के बच्चे अमीर, गरीब के बच्चे गरीब। तो ये भी एक चीज़ है भाई। मिडिल क्लास फैमिली तो मैं कहता हूँ कि उसको कनाडा आने का मिल रहा है, हमारी तरह मिडिल क्लास लोग कनाडा आने का उसको चांस मिल रहा है। सोचो नहीं, आ जाओ, आ सकते हो तो आ जाओ, मतलब मिडिल क्लास के लिए। अब अपर क्लास के लिए तो मैंने पहले वीडियो में ही फिल्टर में बता दिया था कि दे डोंट नीड टू कम टू कैनेडा, लाइक इफ दे आर लिविंग अ गुड लाइफ इन पाकिस्तान और इंडिया, सो दे डोंट नीड टू कम। तो अब लिटरेसी रेट पे बात हो गई, मज़हब, रिलीजन, धर्म। अब अगर आप मैप पे सर्च करते हैं मस्जिद, मॉस्क, तो आपको 25 मस्जिद नज़र आएंगे ओंटारियो में, खासकर टोरंटो एरिया के आसपास। आपको एटलीस्ट 25 नंबर में बहुत कम बता रहा हूँ, मैप में मुझे 25 दिखा रहा है तो मैं 25 बताया मैंने। आप सर्च करें क्या कहते हैं मंदिर या हिंदू टेम्पल गूगल मैप पे। मैंने तो गूगल मैप पे सर्च नहीं किया, मैंने उस पे क्या कहते हैं एप्पल के मैप्स पे सर्च किया, तो वो तो मुझे 25 हिंदू टेम्पल और 25 मॉस्क दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा फिर ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, जो हम तो न्यू कमर हैं, ऐसे लोग जो कि मतलब यहाँ पे 20 साल 25 साल से रह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं। हमारे बच्चे तो वहाँ से आए हैं ना, थोड़ा बहुत कल्चर वहाँ से लेकर आए, देख कर आए, अपने दादा दादी को, दूसरे कजन्स को, अपने मामू वगैरह को देख कर आ रहे हैं ना वो लोग, रिलेटिव्स को थोड़ा बहुत कल्चर स्कूल में देख कर आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा है। बड़ी वाली बेटी जो है उसको तो कल्चर अभी तक वो लेकर आई है अपने साथ, छोटा वाला जो है वो उसको हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से उसकी परवरिश करते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं वही मैंने देखे हैं, अबाया, स्कार्फ, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ उन्होंने, विद तर्जुमा पढ़ा हुआ, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते कोई भी, जैसे घर पे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, पर्दा करते हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। मस्जिद है, इस्लामिक सेंटर में एवरीथिंग है। आपको खुद नहीं करना तो आप इस्लामिक सेंटर में एडमिशन करवा दो, बहुत इस्लामिक सेंटर है भाई यहाँ पे, या किसी उधर अपना मस्जिद में जाके करवा दो। वो जिस तरह मदरसा होता है कि वो जाए रेगुलरली, कुरान भी पढ़े और दूसरी तालीमात भी ले। तो ये है, यानी कि डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप उन बच्चों की परवरिश करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, मुस्लिम है। फ्री कंट्री भाई, फ्री कंट्री।
आपको जो रिलीजन फॉलो करना है करें। अच्छा फिर क्या इस बात पे कहते हैं कि जी वो रेसिज्म और ये वो। अच्छा रेसिज्म इधर ढूंढनी पड़ती है, मतलब ढूंढते हैं हम लोग कहाँ। अच्छा यार ये बंदा रेसिस्ट लग रहा है, ये बंदा रेसिस्ट लग रहा है, सही बात बोली, ये रेसिस्ट लग रहा है। सब छोड़ें, आप ये बताएं पाकिस्तान में रेसिज्म कम है, इंडिया में रेसिज्म कम है? मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की बात करूंगा, इंडिया की बात बस इतनी सी करूंगा। मुझे इतना पता है इंडिया में भी रेसिज्म है। पाकिस्तान में आप कराची में देख लो, आपको उधर रेसिज्म कम नजर आता है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपको उधर रेसिज्म नजर आता है कि जी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाला आदमी आगे तक चला जाएगा, सारी चीजें साइन करवाता करवाता आगे तक चला जाएगा, स्पेसिफिक लैंग्वेज उसको आती है। रेसिज्म है उधर भाई। अच्छा रिश्वत अगर ले रहे होंगे तो अपनी लैंग्वेज वाले को बोलेगा कम, दूसरी लैंग्वेज वाले को बोलेगा ज्यादा। इसी तरह दूसरी लैंग्वेज वाला कहीं और रेसिज्म दिखाता है भाई। मैंने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत इंटरव्यू दिए हैं मैंने जॉब के लिए, तो मैंने एक इंटरव्यू ऐसा दिया था जो कि रेसिस्ट था बंदा, पाकिस्तान में कराची में। वो मुझसे उल्टे सवाल कर रहा था, मतलब कह रहा था कि कोई तुम्हें गाली दे तुम्हें गुस्सा आता है, कोई तुम्हारे बाप को गाली दे, कोई तुम्हारी माँ को गाली दे तो तुम्हें गुस्सा आता है। मतलब ये इंटरव्यू में वो पूछ रहा था तुम्हारी शर्ट के बटन कितने हैं और पता नहीं क्या क्या। मतलब इंटरव्यू था मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसने अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पूछा। उसने बस देखा कि मेरी कास्ट क्या है और उसने अपनी कास्ट रखी और बस पता नहीं कौन कौन से गुस्से अपने बाप दादाओं के उसने मुझ पे निकाल दिए। आखिर में खड़े होकर मुझसे हाथ भी मिलाया, गले भी मिला कि यार ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ, आज तक मेरा ऐसा इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है और हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें तुम्हें कॉल करेंगे। मैं उस वक्त प्लांट था, मैं ग्रो कर रहा था, प्लांट था, आई वाज़न्ट इवन अ ट्री। प्लांट होता है ना, ग्रो कर रहा होता है, देख रहा होता है माहौल। अभी दरख्त बनना है उसने बड़े होकर, लेकिन उसने ये नहीं देखा वो बंदा दरख्त था, वो पेड़ था, बहुत बड़ा दरख्त था वो, उसकी शाखें बहुत दूर दूर तक थी। लेकिन उसने किया, मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं, मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन कराची में आप सच बताओ, लाहौर में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी हैं आप, क्या उधर रेसिज्म नहीं है? है भाई रेसिज्म, उधर भी रेसिज्म है, उधर ज्यादा है भाई। वो देखो नीली पीली शलवार वाला आ गया, वो देखो नसवार वाला आ गया। मतलब यार इस तरह की चीजें बहुत हमने सुनी हैं। वापिस अपने मुल्क जाओ जहाँ से आओ, मतलब ये सब रेसिज्म है ना यार, बहुत है। हम उस रेसिज्म में रहने के हम आदी हो गए। इस रेसिज्म में हम कहते हैं अच्छा गोरा रेसिज्म कर रहा, तो ये अलग चीज़ है। वो जो हम रेसिज्म कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो कुछ नहीं है ये। ओहो हो। अच्छा अब लंदन में एक वाक़या हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छी फैमिली थी, लंदन ऑन्टेरियो की बात कर, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अफसोस हुआ। इस तरह की न्यूज़ ये जो आई और ये एक बन गई मेन स्ट्रीम का हिस्सा और पूरी दुनिया को पता चला, ख़ास कर क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान को और इंडिया को ख़ास कर पता चला कि क्या हुआ लंदन में। अब इसी तरह की एग्जांपल्स आपको क्या इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं मिलती? मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत ज़्यादा भाई। कुछ न्यूज़ पे आती हैं, कुछ न्यूज़ पे आती नहीं है। रेसिज्म पे बेस्ड करती चीज़ें, अब वो रिलीजियस रेसिज्म हो, जेंडर रेसिज्म हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, आई मेंट कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, ये रिलीजियस था ना, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। उधर अंदरूनी सिंध में पता नहीं क्या कोई मसला था, टीचर स्टूडेंट का मसला था, कोई टीचर शायद हिंदू था, तो स्टूडेंट ने जाके मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। ये हुआ था अंदरूनी सिंध में। अब कोर्ट करने पे भी यार मुझे कहेंगे यार वो कोर्ट क्यों नहीं करते जो उन्होंने मस्जिद में यूं किया।
किया भाई, वो भी किया, वो भी गलत था, ये भी गलत है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है ये गलत है, इस तरह नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ भाई सब गलत है, लेकिन हो रहा है। तो इधर भी है, लेकिन इधर कितना है? आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करो, आप गूगल पे सर्च कर लो भाई, इंटरनेट पे सर्च कर लो, इंटरनेट जिंदाबाद। अब सर्च करो, देखो कि डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि क्या उसको कहते हैं, तासुब, और लफ्ज़ मैं भूल गया हूँ उर्दू का, रेसिस्ट वाला। तो वो आप देखें कि उधर कितने वाक़यात हो रहे हैं, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, और कनाडा में कितने इंसिडेंट हुए हैं। चलें, एक तो ये बात हो गई। फिर रिलीजियस पे इस इजी पाकिस्तान इंडिया में भी यार आप रिलीजियस पे अगर बात कर लो, यहाँ पे आके हाय रिलीजन, हाय इस्लाम, हाय हिंदुइज़म, हाय सिखिज़म, ये सब हम रोते रहते हैं। लेकिन भाई आप उधर जब आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, क्या उधर आप अपना धर्म सही से कर रहे हो? मज़हब सही से निभा रहे हो? हाँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, सारे रोज़े रख रहे हो, बच्चों को भी साथ में लेके जा रहे हो, मस्जिदें? नहीं हो रहा ना ये सब भाई। होता है, सीजनल करते हैं हम, सीजनल मौलवी कहता हूँ मैं उन लोगों को, मैं मौलवी हजरात को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग, हम जैसे लोग, रमज़ान में इस्लाम का झंडा, रमज़ान ख़त्म अगले दिन से ही हम 3 वाली जो है ना वो। तो फिर क्या मैं कह रहा था, रिलीजन आप पे डिपेंड करता है, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कनाडा में हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वहाँ पर वो फैक्टर आता है कि जी हाँ माहौल आपको मिल रहा है, माहौल नहीं है, लिटिल बिट हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज एग्जांपल हैं जो अपना रिलीजन पे चलती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब आते हैं बात करते हैं सर्दी पे। अब कहते हैं सर्दी कनाडा में सर्दी, ओहो हो। सच बता रहा हूँ, हम लोग अभी ओंटारियो में रहते हैं और गर्मी इतनी लंबी है कि ख़त्म ही नहीं होती गर्मी। मतलब ये गर्मी में समझ में नहीं आता कि इसको इग्नोर क्यों करते हैं लोग, यहाँ के लोकल भी और जो हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं वो भी इग्नोर करते हैं इस गर्मी को। अबे भाई इतनी गर्मी है कि हमने 3 एयर कंडीशनर लिए हुए हैं, घर में लगाए हुए हैं। 3 एयर कंडीशनर हमने लिए हुए हैं, वो हर वक्त चल रहे हैं, 3 एयर कंडीशनर हमारे घर के अंदर। यानी गर्मी कब से शुरू हुई? अप्रैल के मिड, अप्रैल के एंड से जो है ना गर्मी शुरू हो गई। और अप्रैल का मिड ले लें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी भी गर्मी है। अभी हवा हल्की हल्की सी ठंडी चलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप है। आप धूप के अंदर नहीं खड़े हो सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग धूप है एज़ कम्पेयर विद कराची, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मैं वहाँ से कंपेयर करूँगा। ह्यूमिडिटी लेवल कहते हैं कराची का बहुत है, क्योंकि वो समंदर, एक तरफ से उसके समंदर है, सी है, लेकिन यहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी है। और इस ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत शदीद गर्मी लगती है। अब आपको मैं बताऊँ 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं समझता था यार 26-27 पे ये लोग क्यों रो रहे हैं, गोरे रो क्यों रहे हैं, पसीना पसीना हो गए हैं, स्टोर में आ रहे हैं, पानी की बोतलें खरीद रहे हैं, ड्रिंक्स खरीद रहे हैं, पागल हो गए हैं, शर्टें उतार के आ रहे हैं भाई। मतलब हालत ख़राब हो गई इनकी 26-27 पे। तो जब हम बाहर निकले, एयर कंडीशनर वाले माहौल से बाहर निकले, तो पता चला जी हमारी भी यही हालत हो रही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। 26-27 मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही ऐसी गर्मी। घर तो तंदूर बन रहे हैं, ओवन बन रहे हैं। घर में हमने 3 एयर कंडीशनर लगाए हैं, हमने चलाए। जब हवा बाहर ठंडी होती है तो विंडो खोल देते हैं, थोड़ी ठंडी हवा अंदर आए। तो
गर्मी भी है, ज़बरदस्त गर्मी है, ज़बरदस्त. नो वन टॉक्स अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाई, बट इट गेट्स रियली हॉट हियर. फिर सर्दी में बात करते हैं. तो भाई सर्दी भी ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है. जो पाकिस्तान की सर्दी कर इंडिया की सर्दी, क्या सर्दी होगी. यहाँ -30 होता है, -30. वाह, -20, -30. वाह, यानी कि आपने हाथ बाहर रखे, अगर थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आपने हाथ बाहर रखे तो आपके हाथों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा. यानी कि फ्रॉस्ट बाइट मतलब आपके हाथ जम जाएंगे. बाइट चक को बोलते हैं, यानी कि फ्रॉस्ट का बाइट लगेगा आपको. इतने ठंडे हो जाएंगे आपके हाथ, बर्फ़ हो जाएंगे. जो एरिया बाहर है, ये उंगली बाहर है, ये उंगली बर्फ़ हो जाएगी. यानी कि आपकी, अगर आपका फ्रॉस्ट बाइट से ज़्यादा चले गए आपका पूरा हाथ आपका बाहर रहा आधे घंटे तक -30 में, तो आपको हाथ काटना पड़ जाएगा. मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है. लेकिन केसेस आ रहे हैं ऐसे अर्बन एरियाज़ में. एक्सीडेंट तो होते हैं कि कोई स्कीइंग करने चला गया, स्की से स्लिप हो गया, अकेले गया था, दोस्तों के साथ गया था, 2 दोस्त स्की करते हुए, यानी कि बर्फ़ पे जो स्लाइडिंग करते हैं वो करते हुए कहीं पे स्लाइड होके बराबर में कहीं पे गिर गया, वो एक्सीडेंट है, वो डिफरेंट चीज़ है. लेकिन अर्बन एरियाज़ में, शहर में, सिटीज़ में, इवन टाउन्स में, विलेजेस में नहीं होते इस तरह के केसेस. क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे लोग एक ज़माने से रह रहे हैं. अब तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई ग्लव्स का मटेरियल जो है वो बहुत पतला होगा. इनर आपने शर्ट के अंदर अगर पहना हुआ, बहुत पतला मटेरियल है लेकिन बहुत गर्म है. जैकेट्स आ गए हैं कि आपने डक फेदर जैकेट जो होते हैं वो आपने पहने हैं, उस पर लिखा होता है ये -30 का जैकेट है, ये -20 का जैकेट है. तो आप वो जैकेट पहन के बाहर निकलें. शूज़ हैं -30 -20 के, तो शूज़ आपके बर्फ़ के शूज़ अलग होते हैं जो स्नो वगैरह के दिनों में, और रेनिंग शूज़ आपके अलग होते हैं, बूट्स. इसी तरह आपके ग्लव्स होते हैं, इसी तरह आपके जैकेट होते हैं. सब टेम्परेचर सब पे लिखा होता है. ये इस टेम्परेचर का रेन कोट्स हो गए, रेन जैकेट्स हो गए, वाटरप्रूफ जैकेट्स. तो रेन तो अचानक से हो जाती है, मतलब धूप निकली हुई, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो रेन के लिए तो हर वक्त रेडी रहना पड़ता है. मतलब गाड़ी में एटलीस्ट आपका एक रेन का जैकेट होना चाहिए, या आपके पास अम्ब्रेला हर वक्त होना चाहिए, छतरी आपके पास, छाता हर वक्त होना चाहिए आपके पास, कभी भी बारिश हो सकती है. तो बी प्रिपेयर्ड. अच्छा, अब उसमें क्या है कि जो ठंड है उसमें यहाँ की लोकल जो लोग हैं वो कहते थे कि वेयर प्रॉपर ड्रेसिंग, यानी कि आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है. ड्रेसिंग नहीं करनी, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, मतलब लेयरिंग करनी है. पहले आपने इनर पहना हुआ है जो थर्मल इनर होता है, उसके बाद आपने शर्ट पहनी है, शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहनी है, फिर उसके बाद आपने एक हल्की जैकेट पहनी है जो अपर जिसको कहते हैं. अपर के ऊपर आपने एक हैवी जैकेट पहना -20 का. तो यानी कि मैंने तो बहुत ज़्यादा बता दिया ना, तो 3 से काम चल जाता है, 3 या 4 से काम चल जाता है. तो भाई ठंड पड़ रही, ठंड लग रही है, आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, आपको कोई टेंशन नहीं है. आपके पास ग्लव्स हैं, आपके पास प्रॉपर सॉक्स हैं, प्रॉपर शूज़ हैं, आपके पास सर पे पहनने के लिए टोपी है, आपके पास मफलर है, सारी चीज़ें हैं. जो आपको ईजी लगता है वो आप लें, जो आपको नहीं चाहिए वो आप कम कर दें. जैसे जैसे आपको गर्मी लगना शुरू हो आप कम करते चले जाएं उसको. तो आप जो है इजीली विंटर गुजार सकते हैं. अच्छा, विंटर कितने महीनों का होता है? विंटर अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर के मिड में, मेरे ख्याल से अक्टूबर के मिड में मैं कहूँगा कि हाँ जी अब जो है ना विंटर हो गया स्टार्ट, अक्टूबर के मिड में. तो वो मतलब जो है ना स्नो वगैरह होना शुरू हो जाएगी. तो वो चलेगा अक्टूबर का मिड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने. टू बी ऑन द सेफ साइड 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी आप ले लो. ठीक है, तो आपने 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी आपने ले लिया. सर्दी के 6 महीने में बोलूँगा 3 महीने जो है ना वो मुश्किल है. बाकी 3 महीने तो आप इंजॉय करते हुए गुजारोगे. बर्फ़ होती है,
हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और इस दफ़ा सर्दी में वीडियोस बनाएंगे। पुरानी वीडियोस हैं मेरे पास, मैं कुछ अपलोड करूँगा जिसमें हम स्लाइडिंग कर रहे हैं बर्फ़ में और बर्फ़ में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो आपको सर्दी नहीं लग रही होती, बर्फ़ है, बर्फ़ आपके हो सकता है कि आप घुटनों तक हो या घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक हो, नीचे तक, लेकिन आप वो एंजॉय करते हो वेदर, वो टाइम आप एंजॉय करते हो। तो बर्फ़ में लोग यहाँ पे स्कीइंग करने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं स्कीइंग करने के लिए, आइस स्केटिंग करते हैं। हमारे घर के पास एक नहर है छोटा सा, वो क्या होता है विंटर में फ्रीज हो जाता है। अच्छा, विंटर में वो फ्रीज हो गया, उस पर एक रेड फ्लैग लगा होता है कि रेड फ्लैग है अभी, इस पर आप आइस स्केटिंग ना करें। फिर एक ठीक ठाक वाली सर्दी पड़ती है, एक दिन -20 वाली या -30 वाली पड़ती है। ये फिर आते हैं लोग, गवर्नमेंट के लोग आते हैं यहाँ सिटी के, वो चेक करते हैं कि जी हाँ अब जो है ना ये सॉलिड हो गया, अब आप यहाँ पे आइस स्केटिंग कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगाते हैं और ठीक ठाक लोग, बच्चे, यंग, बूढ़े, सब आते हैं। बूढ़ों को मैंने देखा है यहाँ पे आइस स्केटिंग करते हुए। मतलब एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। यहाँ पे ये नहीं ओहो सर्दी हो गई भागो भागो, नहीं भाई, सर्दी को एंजॉय करते हैं ये लोग, प्रॉपर एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जो माइग्रेट होकर आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं प्रॉपर। शुरू में क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइस स्केटिंग नहीं आती, स्कीइंग नहीं आती, पता नहीं है स्कीइंग कहाँ होती है, आइस स्केटिंग कहाँ होता है, पता नहीं होता। चीज़ें अरेंज करते हैं, स्की शूज़ लिए, स्की लिए या स्केटिंग के वो शूज़ ले लिए, ब्लेड्स, और फिर ट्रेनिंग ली। अगर नहीं आती तो ज़्यादा नहीं आती होती, बहुत कम लोगों को आती होती है, लेकिन तो इट टेक्स टाइम। लाइक 1 साल तो आपका वो काम करते हुए हबड़ दबड़ में ये सब में जो है ना निकल जाता है। फिर दूसरे साल से वो भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग, हमारा प्लान है, हमने आइस स्केटिंग सीखनी है और हमने ये सब करना है। स्लाइडिंग तो हमने की थी यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो मतलब सर्दी भी इंजॉय होती है, सर्दी ठीक ठाक पड़ती है। बोलते हैं ठंड बहुत है यार, मैं नहीं जा रहा, ठंड बहुत है लेकिन गर्मी भी तो बताओ, गर्मी भी तो बहुत है, गर्मी भी तो बर्दाश्त नहीं होती। पानी हर वक्त रखना पड़ता है। ये देखो, ये पानी की बोतल मेरी गाड़ी में अभी यहाँ पे खाली बोतल मुझे फेंकने का टाइम नहीं मिला, बहुत बोतलें खाली रखी हुई है। तो पानी हर वक्त साथ है, गर्मी है। बहरहाल गाड़ी के अंदर मैंने एसी ऑन किया हुआ है, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाऊं कि गाड़ी के अंदर मैंने 18 पे एयर कंडीशनर चलाया हुआ है। 18 पे देख रहे हैं? इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ठंड पड़ रही है इधर। ठंड नहीं है भाई, गर्मी है। कितनी गर्मी होगी इधर। तो आप ये आइडिया लगाएं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने बिल्कुल एक लो लेवल पे बताई हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वहाँ पे एक अच्छी आपकी लाइफ है पाकिस्तान में, अच्छी प्लानिंग है, अच्छी लाइफ आप वहाँ पे गुजार रहे हैं, आपको पता है एवरीथिंग इज़ गुड। आप कनाडा विज़िट करने आए, घूमें फिरें, एंजॉय करें, वापस पाकिस्तान जाएं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर ये सब आपको अट्रैक्ट करती हैं स्टिल, और आप कनाडा आ सकते हैं, तो भाई कनाडा आएँ। मेरा बस चले तो मैं तो अपनी सारी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को कनाडा में बुला लूँ। लेकिन रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे इतने मुश्किल हैं कि हम लोग बहुत लकी थे जिस तरह से हम कनाडा। हमारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इमिग्रेशन की। वो मैं और मेरी वाइफ साथ में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे इमिग्रेशन की स्टोरी। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म होता, लेकिन हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हों। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताएं, सवाल करें, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको इनसाइट अच्छा दूंगा कि ट्रू एंड फेयर आपको बताऊंगा कि जी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी आपके सवाल हो। सही है? तो आप सवाल करें कमेंट्स में, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ
वैसे इतने ज़्यादा कमेंट्स होते ही नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, तो आप कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट का आपका नाम लेके जवाब दूंगा कि ये आपने सवाल किया था, आपका सवाल का जवाब ये है। मैं ऐसी जवाब नहीं दूंगा, मैं उस पर काम करूंगा, मैं देखूंगा, रिसर्च करूंगा, अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से रिप्लाई करूंगा। तो आप मुझे कमेंट करें, जो भी चीज़ मैंने मिस की है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जो इस चीज़ से रिलेटेड होगी, जिसका थीम ये होगा कनाडा आना चाहिए, तो उसमें मैं Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स करूंगा। देखते हैं कितने सवाल आप करते हैं, उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।